स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप लोग? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं दैट यू हैव बीन पास्ड इन योर प्रीवियस क्लास एंड यू हैव एंटर्ड इन न्यू क्लास 10th। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप एक बात को याद रखिए कि अब आप बोर्ड क्लास में हैं, अब आप होम क्लास में नहीं हैं। क्लास 9th वो एक अलग मैटर है, क्लास 10th एक अलग मैटर है। तो क्लास 10th में सबसे पहले तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप बोर्ड क्लास में हैं। नथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथों में कुछ नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, नॉलेज, और उस नॉलेज को मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको तरीके से समझाऊँगा, आपको बहुत ही डीप नॉलेज दूंगा मैं मैथमेटिक्स के अंदर, सो डैट आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो और किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए किसी भी चैप्टर से तो आप उसे कर सकें। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th इज रियल नंबर्स। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये समझना होगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। क्लास 9th में हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में सीखा है, लाइक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, और देन आफ्टर अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, या कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेट टू बी रियल नंबर्स। तो मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि हम ऐसे नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं जो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, यानी ऑल द रैशनल नंबर्स एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स आर कंसीडर एज अ रियल नंबर्स। ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन, यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो रैशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे वैसे तो, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। तो और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बिकॉज दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जितने भी होल नंबर्स होते हैं दे आर ऑल रैशनल नंबर्स बिकॉज दे ऑल्सो रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अंडरस्टूड? तो any number which can be written in p upon q like 2/3, 1/2, -5/2, anything else, so many, है ना? इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? रैशनल। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इस चीज को समझते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है कि वैसे तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं। अब कैसे नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? तो सिंपली वी कैन से हम ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं जो स्क्वायर रूट पी टाइप में हों, स्क्वायर रूट पी टाइप के हों। और यहाँ पे पी क्या है? यहाँ पे पी कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ।
हम ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, है ना। तो अब आप खुद से सोचो कि p अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, है ना, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों। तो अगर स्क्वायर रूट p हमारा अगर इरेशनल नंबर है तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 13, तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, ये सभी इरेशनल नंबर्स होंगे। they are all considered as a irrational numbers, understood। और एक बात और भी बता दूं मैं कि हम इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर्स की, कि ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। तो आप खुद से देखो कि ये जितने भी नंबर हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 मैंने लिख दिया, तो स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 मैंने लिख दिया, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको तो आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते। देखिए क्यों, क्योंकि आपने इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्क्वायर रूट 2, क्या स्क्वायर रूट 2 इंटीजर है? नहीं, स्क्वायर रूट 2 तो इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स तो सिंपल एक नंबर लाइन होती है जिसमें सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये होते हैं इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, अंडरस्टूड। तो दैट्स व्हाई अंडर रूट 2 इज नॉट व्हाट, इंटीजर। तो ये हमने आपको क्या बताया, रैशनल नंबर्स बताए, इरेशनल नंबर्स बताए। अब रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, अंडरस्टूड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ या इट्स अ सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर्स होते हैं। ऑल, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? नो। क्या सभी रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सभी रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, क्योंकि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ना है बेटा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? देखिए, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है बच्चों, देखिए हम क्लास 10th एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा शायद हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हम ऑलरेडी मतलब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बात अच्छी तरह से याद होगी कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर देन ऑलवेज वी गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हर बच्चा इस बात को जानता है या नहीं कि अगर मैं आपको बोलूं कि 25 इज डिवाइडेड बाय 3, तो आप क्या करेंगे, 25 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 8 जा 24, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 25 क्या है हमारा, 25 है हमारा डिवाइडेंड,
क्या है बेटा, डिवाइडेंड। ओके, 3 क्या है, 3 है हमारा डिवाइजर। 8 क्या है बेटा, क्वोशिएंट। और 1 क्या है, रिमाइंडर। अंडरस्टूड। तो अब हम इस बात को जानते हैं कि डिवाइडेंड क्या जानते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम को हम जानते हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड डिवीजन स्टेटमेंट। इट्स अ डिवीजन स्टेटमेंट। डिवाइडेंड ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा जो डिवाइडेंड होता है वो हमेशा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। इस बात को हम बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन इसी बात को एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है यूक्लिड डिवीजन लेमा में 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको, अब देखो मैं इसको लिखता हूं, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, क्या मतलब है इस बात। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है a एंड b, अंडरस्टूड, यानी कि 2 नंबर्स गिवन है a एंड b। There exist unique integers q and r। अब 2 यूनिक इंटीजर्स q एंड r का ऐसा एग्जिस्ट करेंगे ये कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r is remainder, remainder is always greater than or equal to 0 but less than b। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ये चीज लिखी हुई है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, हमने बताया था कि अगर 25 को 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, तो हमने आपको करके बताया था 3 8 जा 24, 1 कैरी 1 रिमाइंडर सॉरी। तो इसमें 25 क्या है, 25 है इसमें डिवाइडेंड, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 25। 3 क्या है डिवाइजर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 3। r क्या है बेटा, चलो r नहीं लेते, पहले क्वोशिएंट ले लेते हैं। क्वोशिएंट कितना है 8 है। रिमाइंडर कितना है बेटा, रिमाइंडर 1 है। तो ये हमें 4 क्वांटिटी मिल गई a b q r। तो अब आप देखो कि हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, हमने बताया था कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को पहले से जानते हैं, हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, क्या, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूं तो डिवाइडेंड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, a से, a इक्वल टू डिवाइजर b, क्वोशिएंट q, रिमाइंडर r। तो आप चेक करो कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये भी क्या लिखा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब रिमाइंडर, यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, कंडीशन ये लिखी है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है, यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा जो आपका डिवाइजर है उससे छोटी होगी। तो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा, अंडरस्टूड। चलिए तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा we can easily find out the SCF of 2 numbers। यानी if you want to calculate the SCF of 2 numbers, to calculate SCF of 2 numbers A and B, we use यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी अगर आपको 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अंडरस्टूड।
आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बताएं। कोई डाउट नहीं है, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चंस आर देयर डियर स्टूडेंट्स, ओके, बट व्हाट वी विल डू, हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है। तो हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किससे निकालना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा और बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब लेमा और एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। एक्चुअली लेमा जो होता है, लेमा इज ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, यानी लेमा जो होता है, लेमा प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं विच आर यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ओके, सो लेमा और एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस नहीं है। समवेयर यू विल गेट यूक्लिड डिवीजन लेमा, समवेयर यू विल गेट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो बोथ आर सेम, है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे। तो देखिए अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो सिंस 225 is greater than 135, 225 is greater than 135। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where 0 is less than or equal to r but r is always less than b। Understood? क्या होता है, a equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than b। अब कैसे करेंगे, एक्चुअली इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम अपनी छोटी क्लासेस में हमने एचसीएफ निकालना सीखा है। हमने एचसीएफ निकालना सीखा है बाय डिवीजन मेथड, यानी कि कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। हमने एचसीएफ निकालना सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, है ना, यानी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और हम कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि हम 225 को किससे डिवाइड करेंगे, 135 से, यानी कि ये कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है और कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से ही हम क्या करेंगे, अपना आंसर निकाल देंगे। देखो कैसे, 225 को जब हम 135 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाइए, तो 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, कितना है 90। अब आप ये देखो, अब हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा की फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं। 225 हमारा क्वोशिएंट था, हमारा डिवाइजर कितना था 135, क्वोशिएंट कितना आया हमारा 1, रिमाइंडर कितना आया हमारा 90। तो मैंने क्या किया कि कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहली स्टेटमेंट मैंने लिख दी। अब आप ये देखो कि यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 90, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये जो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है ये हमारी चलती रहेगी, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये जो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है ये रुक जाएगी, और जो हमारा डिवाइजर होगा, जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो मैंने लिखा सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी।
आगे बढ़ेगी तो अब क्या होगा देखो, अब जो आपका रिमाइंडर था वो बन जाएगा हमारा न्यू डिवाइजर, और जो आपका जो डिवाइजर था वो बन जाएगा क्वोशिएंट। एक बार फिर से देखो कि जो रिमाइंडर था वो तो बन गया न्यू डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन गया डिवाइडेंड। अब हम दोबारा से डिवाइड करते हैं, तो 90 बन जाए 90, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 5 में से 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4। एक बार फिर से देखें, 90 बन जाए 90, वन टाइम हमने डिवाइड किया, 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9 4। तो अब हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड कितना 135 इक्वल टू, फिर डिवाइजर यानी कि 90, उसके बाद क्वोशिएंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 45। अब आप खुद से देखो, क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, नहीं आया। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो और आगे बढ़ेगी, तो और आगे बढ़ेगी। तो अब हमारा जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा न्यू डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिवाइडेंड। तो 45 टू 90, रिमाइंडर 0 आ गया। अंडरस्टूड। हमारा डिवाइडेंड कितना है 90, डिवाइजर कितना है 45, क्वोशिएंट कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 0। तो देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो किसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया 45 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, हैंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना 45। ये हो गया हमारा आंसर। बताइए कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, we had to find out the HCF of two numbers। तो हमने आपको समझाया कि कंटिन्यू डिवीजन मेथड जो होती है, तो कंटिन्यू डिवीजन मेथड से ही यूक्लिड डिवीजन लेमा की जितनी भी स्टेप्स होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो अगर आपको कंटिन्यू डिवीजन मेथड आती है तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो एक क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, देखिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो वन मोर क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन और बताता हूँ। फर्स्ट का थर्ड, 867 एंड 255। देखिए हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो वेरी इजी, कैसे करेंगे, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 867 इज ग्रेटर देन 255। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है कंटिन्यूड डिवीजन प्रोसेस अपनानी है हमें। तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 255। तो कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं बताइए, 3 टाइम्स हो सकता है क्या, चेक करते हैं। 255 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15 का 5, कैरी 1, 25 3 75 और 76 कर सकते हैं। 3 5 15 का 5, कैरी 1, 25 3 75 और 76, यस। तो 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना आएगा 765। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। तो ये हमने कर दिया डिवाइड।
तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गई बेटा। अब हमें इस फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे लिखना है, तो लिखिए ए मतलब डिवाइडेंड, और डिवाइडेंड मतलब जिसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किसको कर रहे हैं, 867 को। बी मतलब क्यूशियंट, तो क्यूशियंट कितना है 255, क्यूशियंट कितने बार डिवाइड किया, रिमाइंडर जो आपका नीचे बचा 102। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई बच्चों, क्या, डिवाइडेंड 867 इज इक्वल टू डिवाइजर यानी 255 मल्टीप्लाई 3 यानी कि क्यूशियंट, सॉरी हाँ क्यूशियंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या रिमाइंडर जीरो आ गया, नहीं आया, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर विल कंटिन्यू। रिमाइंडर जीरो नहीं आया इसलिए प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया तो आंसर आ गया। तो देखिए अब क्या करें, फिर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर है अब वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिवाइडेंड। अब हम कितने टाइम्स डिवाइड करें, चेक करो, तो डेफिनेटली 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 0 एंड 2 1 जा 2, 5 में से 4 1, 5 का 5। तो देखो अब हम इसको दूसरी स्टेप लिखते हैं, हमने ये क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया ना, तो अब हमारा डिवाइडेंड कितना 255, 255 इक्वल टू डिवाइजर 102 मल्टीप्लाई क्यूशियंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। अब मुझे बताइए क्या रिमाइंडर जीरो आ गया, नहीं आया, 51 है ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर विल कंटिन्यू। रिमाइंडर जीरो नहीं आया इसलिए ये जो प्रोसीजर है वो आगे चलेगी। तो अब क्या करें, अब हमारा जो रिमाइंडर है वो बन गया क्यूशियंट, और जो आपका डिवाइजर था वो बन गया डिवाइडेंड। जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन गया डिवाइडेंड। तो 51 2 जा 102 और रिमाइंडर आ गया 0। अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं डिवाइडेंड यानी कि 102 इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 51 मल्टीप्लाई क्यूशियंट 2 प्लस 0 रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस r इक्वल टू 0 हैंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू कितना, इसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया 51, तो ये हो गया हमारा आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? सो this is enough for today. So today in this class what we have discussed real numbers. I explained real numbers contain rational and irrational numbers. फिर हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हमने कोरिलेट किया किससे, डिवीज़न एल्गोरिथम से, जिसको हम बहुत पहले से अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक क्लास 6-7 से। फिर हमने किए एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो इतना सब कुछ आपको समझना है और प्रॉपर्ली फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फ़ोन लगा के ज़रूर पूछेंगे। ठीक है बेटा? ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।